1970 के दशक में जापानी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी तरह से उभर रही थी। बाजार भी बढ़ रहा था और हर व्यक्ति की आय और व्यय भी। और उस समय दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य कंपनी नेस्ले ने इस बढ़ते बाजार में मूल्य को पकड़ने और बड़ी रकम को बनाने के अवसर की कल्पना की। इसके बाद उन्होंने बाजार पर अपना शोध शुरू किया और उन्होंने शुरुआत भी नेस्कैफे से की थी, जो कि उनका सबसे अच्छा उत्पाद था। 1960 के दशक से जापान पश्चिमी संस्कृति में तेजी से दिलचस्पी ले रहा था और कॉफी वेंडिंग मशीनों से बेची जा रही थी और उनके लिए जागरूकता भी बढ़ती जा रही थी। हालांकि यह कोई रहस्य नहीं है कि जापानी चाय से प्यार करते थे और चाय उनके पसंदीदा पेय में आती थी। इसलिए नेस्ले ने कूदने से पहले जांच की और बाजार का अनुसंधान किया और ग्राहकों से पूछना शुरू किया और उनका साक्षात्कार किया। हैरानी की बात यह है कि सभी को कॉफी अच्छी लगती थी और इन सभी की प्रतिक्रिया सकारात्मक भी आई। ऐसे सकारात्मक संकेत देखकर विज्ञापन और वितरण चैनल पर भारी रकम खर्च कर दी और उनकी कॉफी पूरी धूमधाम से बाजार में आई। और फिर कुछ नहीं हुआ। नेस्ले कॉफी जापान में बिल्कुल नहीं बिक रही थी और कॉफी की दुकानें खाली दिख रही थी। उन्हें कॉफी पसंद तो थी लेकिन खरीद नहीं रहे थे। फिर खुद को एक मुश्किल जगह में पाते हुए नेस्ले ने मार्केटिंग की दुनिया के दिग्गज को लाने का फैसला किया, जिसका नाम क्लोटेर रेपेल था। क्लोटेर की एक दिलचस्प पृष्ठभूमि थी और उन्होंने कई साल बाल मनोचिकित्सक के रूप में काम किया था और उनका मानना था कि लोग आपको नहीं बता सकते हैं कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। उनकी प्रतिभा को समझने के लिए मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ कि उन्होंने जीप को कैसे बचाया और फिर हम नेस्ले पर वापस आएंगे। कम बिक्री के कारण क्रिसलर प्रतिष्ठित जीप रेंगलर को बदलने या रिटायर करने वाले थे, क्योंकि उपभोक्ता अधिक विशाल, अधिक कार्यतक कारों की मांग कर रहे थे। हालांकि अंतिम निर्णय लेने से पहले क्रिसलर ने क्लोटेर से संपर्क किया। क्लोटेर ने सबसे पहला कार्य अमेरिकियों और उनकी कारों के आदर्शों के बारे में जाना। फिर क्लोटेर ने अपनी अनुसंधान क्रिसलर के सामने रखी और उन्हें समझाया कि एक जीप औसत अमेरिकी के लिए स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह वाइल्ड वेस्ट और दौड़ते घोड़ों का प्रतीक है। उन्होंने चौकोर हेडलाइंस हटा के पुरानी लगाने के लिए दरखास्त की। उनका तर्क, घोड़ों की चौकोर आंखें नहीं होती हैं, उनके पास गोल आंखें होती हैं। क्रिसलर ने सलाह का पालन किया और गाड़ी में कोई और बदलाव करने के बिना भी बिक्री वापस ऊपर की ओर बढ़ गई। ये अविश्वसनीय है ना? आइए अब नेस्ले के मामलों पर वापस चलते हैं। जब क्लोटेर घटनास्थल पर पहुंचे तो वह जल्द से समझ गए कि जापानी उपभोक्ता कॉफी से जुड़े हुए नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता को चाय पीते देखा है। हवा में चाय की महक के साथ रहते थे और चाय के स्वाद वाले स्नैक्स खाते हुए बड़े हुए हैं। क्या यह कोई आश्चर्य की बात थी कि उन्होंने कॉफी के बजाय चाय को चुना? फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कॉफी जापानी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। तो क्लोटेर ने क्या सिफारिश की? कॉफी कैंडीज। उनकी सिफारिश पर नेस्ले ने जापान में बच्चों के लिए कॉफी के स्वाद वाली मिठाइयों की कई किस्में लॉन्च की और इसलिए बच्चों की भीड़ ने कॉफी के स्वाद की खोज करना शुरू कर दी। आज 350 से अधिक विभिन्न स्वाद वाली कैंडीज उपलब्ध हैं। इन किस्मों की सफलता का प्रभाव पड़ने लगा और बच्चों को कॉफी के स्वाद की आदत लगने लगी। इसके साथ साथ नेस्ले ने अपने कैंडीज को किटकैट का नाम दे दिया, जिसका जापानी भाषा में अर्थ बनता है सकारात्मकता। इसलिए किटकैट को गुड लक चार्म के साथ जोड़ा जाने लगा और परीक्षा के समय छात्रों के लिए एक लोकप्रिय उपहार बन गया। और आजकल लगभग 5 मिलियन जापानी प्रतिदिन 5 मिलियन किटकैट बार का उपभोग करते हैं। वहां से वे नेस्ले के दूसरे उत्पाद की तरफ जाने लग गए, जैसे कि नेस्कैफे कॉफी। यहाँ हम नेस्ले की सफलता से 2 प्रमुख सबक सीखते हैं। पहला, लंबा खेल खेलें और एक विजन रखें। बच्चों को लक्षित करने का मतलब था कि नेस्ले उन ग्राहकों को लक्षित कर रहा है जो 10 साल बाद कॉफी का सेवन करेंगे। दूसरा, संस्कृति से जुड़ें।
लोगों को हमेशा एक ऐसे ब्रांड पर भरोसा करना आसान होगा जो उनके मूल्यों और संस्कृति के साथ अधिक संरेखित हो। और आज जापान कॉफी का तीसरा सबसे बड़ा आयातक है और इसमें नेस्ले कॉफी की बिक्री में लीडर है। एक ऐसे देश के लिए बहुत अच्छा है जो नहीं जानता था कि लगभग 50 साल पहले कॉफी क्या होती थी, है कि नहीं।